Hello and welcome to another fresh new episode of All Moms Can Earn। तो बहुत सारे हम डेली प्रोफेशंस देख रहे हैं कि कैसे अपन खुद को एंगेज कर सकते हैं। तो आज एक एकदम अच्छा नया प्रोफेशन हम लेके आए हैं और वो है एंकरिंग, जो दिखने में बहुत ग्लैमरस शायद दिखता होगा, पर उसके पीछे कितनी मेहनत है ये भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। आजकल बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और पहले ऐसा होता था कि मैरिजेस हैं, संगीत है तो घर के घर में होता था, घर की कोई महिला उसको एंकर कर लेती थी या आस पड़ोस का कोई कजिन्स, कोई फ्रेंड्स, ये लोग एंकर करते थे। पर अभी परफेक्शन का जमाना है, लोगों को वीडियोस अपने सब जगह पुटअप करने रहते हैं, तो लोग सोचते कि हर प्रोग्राम जो हमारा है वो परफेक्ट हो। और फिर इसके लिए अपने पास क्या एक सॉल्यूशन है, तो वो है कि एक प्रोफेशनल अपन एंकर रखें जो उसमें माहिर है, जो उस प्रोग्राम की ब्यूटी को बढ़ाएगा और सब लोग उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो आज इस प्रोफेशन की बारीकियां जानने के लिए अकोला की एक फेमस एंकर हमारे साथ हैं, मिसेस डोंगरे। यस। तो ये अपने को बताएंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही है। ये खुद इन्होंने मराठी में और सोशियोलॉजी में एमए किया हुआ है और बाद में डीएड भी किया हुआ है। काफी सालों से ये एंकरिंग भी करती हैं, उसके साथ साथ इवेंट्स का भी मैनेजमेंट करती हैं और अपने बारे में ये बताएंगे कि क्या क्या और ये करती हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इतने खूबसूरत शो में मुझे भी आपने काबिल समझा आने के लिए, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हर एक महिला को आपने उपलब्ध किया है। तो बाय प्रोफेशन तो मैं एंकर हूँ, इवेंट एंकर, और कुछ सालों पहले टीचरशिप भी मैंने की हुई है। लेकिन एक पैशन था बात करने का, लोगों से मिलने जुलने का, कम्युनिकेशन का पैशन था। तो ऐसा सोचा कि नहीं, अभी ना पैशन पर फोकस करते हैं, क्योंकि बच्चों को संभालते संभालते, क्वालिटी टाइम मेंटेन करते करते पैशन भी मेंटेन करना चाहिए। इस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, ये एंकरिंग ऐसा फील्ड है, क्यों ना इसी को ही करियर बना दिया जाए, तो चॉइस किया। अच्छा, तो अब जैसे अब काफी साल से आप इस प्रोफेशन में हैं, तो अगर कोई चाहता है एंकरिंग, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें जो एक सक्सेसफुल एंकर वो बन सके? यस, सबसे पहली बात तो हर एक क्षेत्र में, केवल एंकरिंग ही नहीं, हर एक क्षेत्र में आपका खुद पर विश्वास होना। सबसे पहली बात कि आपका कॉन्फिडेंस आपके ऊपर होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। जब आपका ये विश्वास ऐसे हो जाता है तो आपके सामने अलग अलग दरवाजे खुलते जाते हैं। दूसरी बात है आपका कम्युनिकेशन स्किल, आप किस तरह से आगे वाले इंसान के साथ बात करते हो। तीसरा जो पॉइंट है, जो एक गुण मैं बताना चाहती हूँ, लीडरशिप। लीडरशिप यानी ऐसा नहीं कि सब क्षेत्र में मैं ही अव्वल हूँ, मैं ही कुछ, वो नहीं। लीडरशिप ऐसा कि आपके लिए और लोग भी कितना मायने रखते हैं आगे जाना। जैसे मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये जो इंटरव्यू सुन रहे हैं और उनको इसमें से कुछ सीखने को मिलता है, तो अगर एक भी पल्लवी यहाँ से रेडी हो जाती है तो ये लीडरशिप क्वालिटी सक्सेसफुल है अपना। ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है अगर एक दो लोगों को भी अपन मोटिवेट कर पाए तो ये सक्सेसफुल है। और ये लीडरशिप ऐसी क्वालिटी आप में चाहिए। चौथी बात ऐसी है कि प्लानिंग, नियोजन। आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसमें प्लानिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको हमेशा कैमरे के सामने रहना पड़ता है। तो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेटिव आपका लुक होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर ही आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता है। सही बात है। तो ऐसे हो सकता है। तो किस टाइप के इवेंट्स पल्लवी आप करते हैं, मतलब होस्ट में तो वर्सेटाइल करके मेरा अभी फोर्टे है। सभी अकोला में जैसे गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, अच्छा, जीएमसी के होते हैं, कलेक्टर ऑफिस के होते हैं, और कुछ इनॉग्रल सेरेमनी होती है, वहां से लेकर तो बेबी शॉवर, संगीत, हल्दी और बर्थडे इवेंट्स तक, यानी होल जिस भी तरह का इवेंट आए तो रहते आप रेडी। तो जैसे आप बता रही कि जो इवेंट्स आप करती हैं वो काफी वैरिड हैं, मतलब कुछ गवर्नमेंट इवेंट्स, कुछ प्राइवेट शादी के इवेंट्स। तो जब ये मतलब ये आपको एंकरिंग का इनविटेशन आता है, तो उसके पीछे क्या रिसर्च रहता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है और कैसे उसको फ्रेम करते हैं आप लोग? इसमें एक सबसे बड़ी बात होती है कि आपने अगर सेम इवेंट पहले करा हुआ है, जैसे एक मेरे पास फॉर एग्जांपल बर्थडे का इवेंट आया है, तो 5th बर्थडे का इवेंट अगर मैंने बच्ची का किया है,
तो उसी इवेंट का आपको यहाँ पे एक्टिविटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूज नहीं करना है, ऐसा मेरा थॉट है। नेक्स्ट इवेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक फैमिली अलग है, हर एक फैमिली के थॉट प्रोसेस अलग है, और हर एक फैमिली के जो नेचर्स रहते हैं वो सभी अलग है। हर एक की एक चॉइस अलग है कि किसको ज्यादा चिल्लम चिल्लाई अच्छी लगती है, किसको ऐसा लगता है कि नहीं सिंपल सादे साइलेंट रहे, हमारे बुजुर्ग लोग हैं। तो उस हिसाब से स्टडी करना बहुत जरूरी है, फैमिली का केस स्टडी करना। आपकी एक मीटिंग तो भी इवेंट से पहले फैमिली के साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपने ये प्रोफेशन शुरू किया तो फैमिली वालों का क्या बोलना था और किस तरह से सपोर्ट किया उन्होंने, मतलब ये आगे जाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा अलग प्रोफेशन है ये। अलग प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी जो एक क्या बोलते हैं उसको बैरियर अगर बोला जाए तो ये था कि एज अ मॉम इस फील्ड में उतरना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है पहले क्वेश्चन में कि मैंने टीचरशिप करी हुई है, फिर ऐसे टीचरशिप में ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता था तो बच्चों को टाइम देना नहीं होता था, और कुछ ब्रेकडाउन्स मेरे लाइफ में ऐसे हुए हैं कि उसके वजह से वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रांग हो चुकी हो। मेरी पापा की डेथ हो गई 4 साल पहले ओरल कैंसर से। तो घर में हम दोनों बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, हमें भाई नहीं है। तो मैंने सोचा कि अब दोनों फैमिली की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो अगर स्कूल में जाए तो ज़्यादा हेक्टिक रहता है, नहीं होता। फिर सोचा कि एंकरिंग के फील्ड में उतरूँ तो एज अ मॉम ज़्यादा चैलेंजेस है मेरे लिए, क्योंकि आपको कैमरे के सामने रहना पड़ता है तो अप टू डेट रहना पड़ता है, आपका फिजिक भी अच्छा चाहिए, आपका पोस्चर भी अच्छा चाहिए, क्या करें। लेकिन जो रहता है ना कि अगर एक बार आपने मन में ठान ली कि ये करना है तो बस करना ही है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात मेरे हस्बैंड, यानी ऐसे बोलते हैं कि हर एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक सक्सेसफुल औरत का हाथ होता है, लेकिन मेरे पास थोड़ा उल्टा है। एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक सक्सेसफुल यशस्वी एक आदमी का हाथ है, यानी मेरे हस्बैंड। और उसके बाद दोनों की भूमिकाएं जो निभा रही मेरी मम्मी और मेरे दोनों भी बच्चे, क्योंकि वो भी मुझे इंस्पायर करते हैं। बहुत अंडरस्टैंडिंग नेचर है सबका कि मम्मा अगर एक इवेंट करके आ रही है तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं कि ठीक है अब मम्मा का मूड ऐसा है। तो बच्चे भी सीखते हैं आपको देखते। फैमिली सपोर्ट अगर है तो सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है वो अपने लिए। और फैमिली सपोर्ट रहना जरूरी भी है। अभी जैसे अपने शहर में अपन देखते हैं कि सब लैंग्वेजेस के लोग हैं, तो कभी इस लैंग्वेज का पर्सन बुलाएगा, कभी समझो मारवाड़ी है, गुजराती है, कोई हिंदी स्पीकिंग है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इस प्रोफेशन में घुसना है तो एटलीस्ट बेसिक अपने को हर लैंग्वेज आए तो शायद अपन और अच्छा परफॉर्म करें, लोगों को ज्यादा एंटरटेन कर पाएंगे। जी जरूर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका कि अगर इस प्रोफेशन में आना है तो बेसिक लैंग्वेज तो जरूरी है, इंग्लिश और आपकी जो मदर टंग रहती है वो, और हिंदी तो आपको पता ही है राष्ट्रभाषा है, सभी को समझ में आती है हिंदी, कॉमनली हिंदी ज़्यादा यूज होती है। और जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है कि जैसे एक मारवाड़ी फंक्शन आया आपके पास, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी लैंग्वेज आनी चाहिए, लेकिन अगर मारवाड़ी फंक्शन है तो उसमें नमस्ते कैसे बोलते हैं, बहुत खूब कैसे बोलते हैं, ये 2-3 जो सेंटेंसेस रहते हैं, अगर इसका स्टडी करके आप जाए पर्टिकुलर उस इवेंट में, तो वो लोग ऐसे सोचते कि आप उनसे रिलेटेड हो या आपसे वो एंगेज जल्द से जल्द कर पाते हैं। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर गुजराती फंक्शन है तो केम छो, मजामा, तो ऐसे जो सेंटेंसेस रहते हैं जो बेसिक है कि कैसे हो, क्या कर रहे हो आप, आज की शादी का ये इवेंट है तो आप कुछ धमाल करने वाले हो, तो ये जो सेंटेंस है वो उनके लैंग्वेज में अगर आप बात करते हो तो वो आपसे जल्द से जल्द एंगेज हो जाते हैं और आपके इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वो चार लगा देता है और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, ऐसा रहता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बेसिक लैंग्वेज के साथ साथ जो रीजनल लैंग्वेज है, जिस तरह की फैमिली का आपके पास फंक्शन आ रहा है, आप उसका थोड़ा स्टडी करके थोड़े से 1-2 सेंटेंस अगर उसका स्टडी करें तो और भी अच्छा हो जाएगा। अभी जैसे अपने यहाँ इवेंट्स यूजुअली रात में होते हैं, संगीत के वगैरह, संगीत के हैं या मैरिज से भी रिलेटेड कई बार सेरेमनीज इवनिंग्स में भी होती है, कभी कोई डिस्टेंस पे भी रह सकता है, शहर से दूर भी कई चीजें रिसोर्ट में आजकल लोग करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कतें आती हैं क्या आने जाने में, या लेट नाइट्स होती हैं उसमें? जी दिक्कतें तो आती है, लेकिन एज अ एंकर
मेरे कुछ रूल्स है, वैल्यूज है खुद के प्रति। जैसे अगर ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, शहर से बाहर भी जाती हूँ, पुणे तक जाती हूँ, अमरावती तक जाती हूँ, नागपुर जाती हूँ, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनका और मेरा शेड्यूल मैं मैच करती हूँ, क्योंकि बच्चे घर पर है और लेट नाइट अकेली लेडीज आना वो भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अभी वुमेन्स डे के अवसर पर लोग ऐसे बोलते महिलाएं कि क्यों नहीं जा सकती भाई अकेली, लेकिन बट है लिमिटेशन। हाँ, लिमिटेशंस आपको है, एज अ वुमन आपको लिमिटेशंस है, और उसके लिमिटेशंस के आपको भी, यानी उसकी जान पहचान और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है ये आपको परखना पड़ेगा, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिक्कतें फिर जो है वो बैरियर में जो रहती है वो नहीं रहती, वो आपको आसानी से सब चीजें मैनेज होते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो है जिस दिन ऐसे रहता है कि उनका शेड्यूल मेरे साथ है, हम दोनों इवेंट में जाते हैं साथ में, तो तभी मैं लॉन्ग डिस्टेंस के इवेंट लेती हूँ। और जो अकोला सिटी के अंदर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो मेरा वैसे भी एक टाइम शेड्यूल है। आगे वाली जो पार्टी रहती है, यानी जो लोग रहते हैं उनका बोलना रहता है कि मैडम कुछ नहीं, 2 घंटे का ही प्रोग्राम है, वो 2 ही घंटे में हो जाएगा। पर एज अ होस्ट, एज अ एंकर, आपको 2 घंटे के 4 घंटे लग सकते हैं। लेकिन 4 घंटे में आप कैसे वाइंड अप करते हो? आपके पास अगर माइक मिला है तो आप चलते ही रहते हो, तो वो जो है वो आपको वहां पे थोड़ा सा वाइंड अप करना पड़ेगा। वो स्किल है, वो सीखना पड़ेगा कि नहीं, कम ड्यूरेशन में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करके मैं कब घर पर जाऊं, ऐसा मेरा तभी रहता है। तो अभी स्किल की बात आप कर ही रही हैं, तो बोलने के साथ साथ और कौन सी स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ी इस प्रोफेशन में? क्योंकि सब मल्टी डायमेंशनल ही चीजें हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलना है। नहीं, बोलना भी नहीं है, आपको चुटकुले भी सुनाने आना चाहिए, यानी थोड़ा सा ह्यूमर चाहिए आप में, फिर डांसिंग स्किल चाहिए, और थोड़ी सी क्रिएटिव माइंड चाहिए कि अभी आपने अगर स्क्रिप्ट लिखी है कि नहीं इसके बाद ये होगा, फिर एंट्री होगी, फिर दूल्हे वाले के साइड से ये गेम खिलाऊंगी, दुल्हन के साइड से ये खिलाऊंगी, लेकिन टाइम पर ऐसा होता है एंट्री बहुत ज्यादा लेट हो जाती है, फिर लोगों का चलता रहता है कि चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो। तो आपकी क्रिएटिविटी की आप उसमें भी क्या क्रिएट कर सकते हो, कुछ नया क्या कर सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे ऐसे लगता है कि रीडिंग स्किल भी बनानी पड़ेगी, यानी बढ़ानी पड़ेगी। और जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया का ये पूरा वर्ल्ड ही अभी क्रिएट हुआ है अभी। हाँ, तो ये सोशल मीडिया का आप यूज पॉजिटिवली कैसे करते हो, वहां पे मोटिवेशन के कोट्स आते हैं, उससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, ये ज्यादा जरूरी है। या लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है, कैसे इवेंट्स होते रहते हैं, प्रोफेशनल जो एंकर्स हैं आप उसके वीडियोस देखिए। और इसमें एक चीज मैं जरूर नोट करना चाहती हूँ कि किसी एंकर का आपने अगर वीडियो देखा है तो कॉपी पेस्ट जो लोग आपको बोलते कि आपने ये कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ पे डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं रहता। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग है, वो आपके अंदर बिल्डअप क्या चीजें, ओरिजिनलिटी आपकी क्या है, और आप कैसे वो ओजी कंटेंट करके आप क्रिएट करते हो, उसमें सबसे बड़ी काबिलियत है, ऐसे मुझे लगता है। तो कई बार जो प्लान करके जाते हैं वो पूरा चेंज करना पड़ता है, पूरा चेंज होता है, और वहां पे आपका बोलते हैं ना कि वहां पे सबसे ज्यादा आपकी एक कसरत हो जाती है कि अब क्या करें। लेकिन वहां पे आपको, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज नहीं होने देना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से करना है। तो हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अगर इनमें से कोई इस प्रोफेशन को लेना चाहता है तो आप क्या एडवाइस देंगे उनको? एडवाइस ये देना चाहूंगी कि आप इसी प्रोफेशन में नहीं, किसी भी प्रोफेशन को एज अ वुमन, एज अ मॉम आप अगर चॉइस करते हैं, चुनते हैं, तो आपको लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है। कुछ भी अच्छा करने की अगर हम ठाने तो लोग तो आपको बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, लेकिन आपका खुद पर विश्वास रहना चाहिए, और खुद के कुछ वैल्यूज, कुछ इथिक्स जो है उसको आप एक बार जरूर ध्यान दे उसकी तरफ। अगर खुद के कुछ बाइंडिंग्स होते हैं तो आपको भी ज्यादा परेशानी नहीं होंगी इस प्रोफेशन में। और क्रिएटिविटी होना जरूरी है। और जब भी आप किसी से मिलते हैं या किसी इवेंट के बारे में अगर आपके पास इंक्वायरी आती है कि आप किस तरह का इवेंट है, बर्थडे का इवेंट है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ही इवेंट में आपको कुछ सक्सेसफुल यानी एंगेजमेंट जो रहती है वो हो। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार इस इवेंट में नहीं हुआ तो अगले इवेंट कैसे होगा, तो ऐसी कुछ दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, गलतियां होती रहती है, गलतियों को एक्सेप्ट करो
और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि आज भी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो सच्चाई के साथ, मेहनत के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं और सच्चाई कभी रुकती नहीं। तो ज़रूर आप सच्चे दिल से अगर मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो आपका यही कहना है कि अगर आप में स्पीकिंग स्किल्स है, पेशेंस है, मेहनत करने की तैयारी है, तो जरूर आप इस प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं और अपना काम अच्छा भी होगा, आप खुद भी बिजी रहेंगे और कुछ अर्न भी कर सकेंगे, जो बहुत जरूरी है। जी, और जैसे कि आपने मुझे बोला था कि इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं क्या, तो हाँ ज़रूर, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत से काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे खासे पैसे इस प्रोफेशन से आप कमा सकते हो, और वो भी अपने परिवार का ध्यान रखते रखते। हाँ, मेन वही था अपना मोटिव कि आप घर पे अगर हैं तो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हुए इस प्रोफेशन को अपन कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज ये भी है कि हर एक अगर आप इवेंट एज ए इवेंट होस्ट, एज ए इवेंट एंकर, जिस प्रकार का कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जाना अच्छा लगता है। आपका भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अरे यार आज ये पहनूंगी, कल ये पहनूंगी, और वो क्रिएटिविटी भी आप घर बैठ के जो लेडीज बोर हो जाते हैं या कुछ उनको लुक फॉरवर्ड करने को नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो जाता है। और गृहिणी जो है, गृहिणी खास करके गृहिणी बहुत अच्छा एजुकेशन लेके घर में बैठी है, वो भी साइड बिजनेस के तौर पर ये एंकरिंग फील्ड में आ सकते हैं और अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं।